हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जटैन क्लासेस पे। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आज हम आ गए हैं आपके सामने। अभी तक हम कौन कौन से चैप्टर नाइन्थ क्लास के सिलेबस के अंदर कर चुके हैं। केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो हमने जो सबसे पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग वो वन शॉट में कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर वो भी हमने वन शॉट में कंप्लीट किया था। फिर हमने थर्ड चैप्टर को स्किप किया था और फोर्थ चैप्टर पे हम चले गए थे। जो फोर्थ चैप्टर हमारे पास था वो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम अब आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उन तीनों चैप्टर्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। आपने यदि वो चैप्टर्स नहीं देखे, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और उन तीनों चैप्टर्स को एंजॉय करिए मेरे साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को सीखने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको यहां जो आई बटन दिख रहा है आपको यहां दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लिंक। उस चैप्टर को देखिए, फिर आइए मेरे साथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटम से। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर पढ़ के आए थे, एटम्स की डिटेल के बारे में मैं आपको बता दूं क्या क्या सीख के आए थे हम वहां पर। एटम की डिस्कवरी, एटम को किसने डिस्कवर किया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब हम सीख के आए हैं। तो एटम बेसिकली क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उस टाइम पे हमें बोला गया था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बात गलत प्रूफ हो गई थी जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कि एटम को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बोल सकते, उसके अंदर भी उससे भी छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली यदि मैं एटम की बात करूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। पहले 20 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर आपको क्या याद होना चाहिए, उनकी वैलेंसी क्या याद होनी चाहिए, उनकी वैलेंसी। तो चलिए एटॉमिक नंबर वैलेंसी को याद करने के जो मैं वीडियो लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ जो आई बटन आ रहा है अभी आपके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर याद करिए एलिमेंट्स के ट्रिक के साथ और उनकी वैलेंसी, ये दोनों आई बटन पे अभी आपके विजिबल हो जाएंगे। उन पे जाइए, किस तरह से वैलेंसी पता करते हैं, किस तरह से एटॉमिक नंबर हम याद कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहले 20 एलिमेंट्स मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं उनके एटॉमिक नंबर के साथ, फिर भी आप जा सकते हैं आई बटन पे, आपकी मर्जी है वो। तो देखें पहले नंबर पे हमारे पास कौन आता है, हाइड्रोजन, सिंबल होता है H। दूसरे नंबर पे कौन आता है हमारे पास, हीलियम, सिंबल होता है He। क्या होता है सिंबल, He। तो स्टूडेंट चलिए छोड़िए इसको, तो मैंने यहाँ पर 20 एलिमेंट्स आपके लिए लिख दिए हैं, तो आपको ये 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। जिनका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हम पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यदि मैं छोटी सी बात करूं यहां पर इनकी वैलेंसी की, इसकी बात करूं वैलेंसी की, आई बटन पे वैलेंसी आ रहा होगा ऊपर, वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं आप प्रॉपर वैलेंसी कैसे पता करते हैं। एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, वरना आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जाइए और उसको देखिए। जैसे मैं बात करूं बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, क्योंकि 8वें नंबर पे आता है। एटम के पास सेल होती है KLM, उनको पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आती है, 8वें नंबर पे, उस पे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहली सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन डाल देगी, 2, अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेगी, 6। बताइए ऑक्सीजन के पास तो इस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन करने कितने इसको, 8। जरूरत कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉनों की।
तो यही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। क्यों, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसी तरह से यदि मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की, तो सोडियम 11वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, 1। अब बताइए एम में भी इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं कितने, 1। करने कितने, 8। जरूरत कितने की, 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन लेना। तो सोडियम क्या बोलेगा कि ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ही ले जाओ, यही निकाल के ले जाओ। तो अब की बार सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा बेटा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस। तो वैलेंसी सोडियम की कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी सोडियम की वैलेंसी। तो चलिए, आप वैलेंसी सीख गए हैं, नहीं सीख गए हैं, इस बात को मैं तब मानूंगा यदि आप मेरे लिए यहां पर लिथियम की वैलेंसी बता दें, जो तीसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। और फ्लोरीन जो 9वें नंबर पे आता है, उसकी वैलेंसी बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। वरना वैलेंसी के बारे में जल्दी से जानने के लिए आई बटन पे जाइए और वैलेंसी वाली वीडियो देखिए, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है हमारे पास एटॉमिक मास की तरफ। क्या मतलब है एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास का मतलब है एटम का वजन कितना होता है, वही क्या कहलाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास। जैसे मैं बात करूं, आपके पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो बताइए इसका एटॉमिक मास क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक मास। तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैं मेरा वजन बोलूं कि बताइए मेरा वजन कितना होगा, और मेरा वजन मान लीजिए 70 किलोग्राम है। क्या है, 70 किलोग्राम। तो इसका मतलब 70 किलोग्राम कैसे बना होगा, 1 किलोग्राम, 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 1 किलोग्राम। ये 70 बार जोड़ने से बना होगा, नहीं बना होगा। तो इसका मतलब जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, वो क्या आ गया यहां पर, स्टैंडर्ड आ गया। 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में मैं मेरा वजन बता रहा हूं। किसी का 35 किलो वजन है बेटा, तो बताओ कैसे बताओगे, 35 बार 1 किलो लेना पड़ेगा ना, 1 किलो 35 बार। 1 किलो स्टैंडर्ड है यहां पर, उसको जितना उसका वजन है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एटॉमिक मास को मीजर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड लिया गया, स्टैंडर्ड वो था हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप। क्या लिया गया बेटा, कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में भी हमने वहां पर बता दिया था, नहीं भी बताया तो हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप वहां जाकर फिर वापस आ सकते हो। यहां पर कार्बन 12 आइसोटोप का जितना वजन होता है, जितना वजन होता है उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो आपसे पूछें, बताइए एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, तो आप कहोगे कार्बन 12 का जो मास है ना 12, उसका 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 पार्ट कट गया तो कितना आ गया, ये 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। कितना आ गया है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक, कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास है ना, उसका 1/12 पार्ट। So 1 atomic mass unit is the 1/12 part of the mass of carbon 12 isotope is known as 1 atomic mass unit। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा मेरा मास कितना है। अब ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है बेटा 16। कितना होता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 16 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब एटॉमिक मास में कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब ट्रिक से मैं आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाता हूं कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है। एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। वैसे तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये करके आए हैं,
लेकिन कई बच्चे मुझे पता है कि वहां नहीं जाएंगे, तो वो यहीं पर सीख जाएं। जैसे हीलियम है, हीलियम, इसका मास निकालना है आपको, मास इसका। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2, तो इसका ट्वाइस कर दो, उसके एटॉमिक नंबर का ट्वाइस कर दो, तो 2 का डबल कितना हो गया 4। तो ये किसका मास आ गया, हीलियम का मास। फिर चलते हैं लिथियम पे। कौन से नंबर पे आता है लिथियम, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। तो इसका भी ट्वाइस करो, तो 3 का ट्वाइस कितना हो गया 6। लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो ओड नंबर है, तो जब जब एटॉमिक नंबर ओड हो तो उस जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें 1 जोड़ देना, कितना आ जाएगा मास 7 आ जाएगा। ठीक है, इवन नंबर है एटॉमिक नंबर तो जस्ट ट्वाइस कर दो, एटॉमिक मास आ जाएगा। बट यदि एटॉमिक नंबर ओड नंबर है तो डबल करके 1 जोड़ना पड़ेगा, तब एटॉमिक मास निकलेगा। बताइए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आती थी, 8वें नंबर पे। डबल करना, 8 दूनी 16, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 16। पीछे यूनिट आ जाएगी AMU AMU AMU। ठीक है, बताइए भाई नाइट्रोजन आती है 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, इसका एटॉमिक मास बताओ। सर 7 का डबल कितना हो गया 14, लेकिन ये तो ओड नंबर है तो 1 ऐड कर दो तो कितना आ गया 15। भाई कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। सोडियम का मास बताइए भाई, सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22, 22 में कितना जोड़ दोगे 1, तो क्या इतना आ गया 23। मैग्नीशियम का मास बताइए 12, तो 12 का क्या कर दोगे डबल, तो कितना आ जाएगा 24 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर E1 नंबर है उसका तो एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, लेकिन जिसका ओड नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। ये सिर्फ ट्रिक है बेटा, कहीं सोचो कि ये कोई रूल है ना, ये जस्ट ट्रिक है, ट्रिक। ठीक है, कई जगह पे ये ट्रिक फेल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था हमारे पास एटॉमिक मास के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए यदि मैंने अकेला H लिख रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये एटम लिख रखा है, या लिख रखा है मैंने एलिमेंट, गॉट इट। मैंने अकेला हीलियम लिख रखा है तो इसका मतलब ये हीलियम का एटम है। क्या है ये, हीलियम का एटम। मैंने अकेला लिथियम लिख रखा है तो इसका मतलब ये लिथियम का एटम है। तो सर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हेनेवर 2 और मोर एटम्स combine with each other in any ratio they form molecule, वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बनेगा। जैसे भाई जैसे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, ये तो है एटम, लेकिन मैंने यदि O2 लिख दिया तो ये बन गया है मॉलिक्यूल। क्या बन गया है, मॉलिक्यूल। जहां पर या तो 2 एटम हो या 2 से ज्यादा एटम हो और वो आपस में कंबाइन कर लें बेटा किसी रेशियो में। यहां पर तो रेशियो नहीं है, वो रेशियो अलग बताऊंगा मैं कहां पर आएगी। तो वो क्या बना लेती है, मॉलिक्यूल बना लेती है। बताइए मैंने अकेला नाइट्रोजन लिख दिया तो इसका मतलब ये तो क्या है एटम, लेकिन मैंने N2 लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है ये, मॉलिक्यूल। मैंने फास्फोरस लिख दिया तो ये तो एटम है, लेकिन मैंने P4 लिख दिया तो ये क्या हो गया है बच्चे, मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग व्हाट डू वी मीन बाय मॉलिक्यूल। भाई एटम कंबाइन कर रहे हैं आपस में, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। अब यहां पर ये 2 क्यों लिखा, यहां पर 2 क्यों लिखा, कोई और नंबर क्यों नहीं लिखा, जब हम आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ठीक है, गॉट इट। तो मैंने यहां पर सल्फर लिख दिया, ये तो है एटम, बट मैंने S8 लिख दिया, ये क्या हो गया है, मॉलिक्यूल हो गया है। गॉट इट। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम में नंबर में एटम है, देखो वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वो उसकी एटोमिसिटी। जैसे O2 मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2।
फास्फोरस के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई है? 4। सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई है? 8 हो गई है। आर यू क्लियर विद मॉलिक्यूल? ठीक है, यदि मैं कहीं पर लिखूं कि मॉलिक्यूल है या क्या, बता देंगे। अब चलिए, अब मॉलिक्यूल से आते हैं कंपाउंड पे। बेटा बच्चे किस पे आते हैं? कंपाउंड पे। कंपाउंड भी कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल का ही भाई है भाई, मॉलिक्यूल का ही बड़ा भाई लगा लीजिए। मॉलिक्यूल का क्या लगा लीजिए? बड़ा भाई है कंपाउंड। कंपाउंड भी क्या कहता है? मैं भी 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 और मोर देन 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन हूं, कॉम्बिनेशन हूं। मेरे अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। बट मॉलिक्यूल कंपाउंड कहता है मेरे अंदर एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या भी हो सकते हैं? डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं बेटा, पानी, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। बताओ इसमें किसके कितने एटम कंबाइन होकर पानी बना है? बताइए किसके कितने एटम मिलकर पानी बना है? तो आप कहोगे सर 2 एटम तो हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। क्या है? 1 एटम ऑक्सीजन का, तभी पानी बना, नहीं बना। तो पानी क्या कहलाएगा? कंपाउंड। अब बताइए, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो लिखा हुआ है ना इन एनी रेशियो, इसका क्या मतलब है? अब बताइए भैया, आप घर पे जो पानी यूज करते हैं उसका फॉर्मूला H2O ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सर हम तो H2O2 वाला पानी पीते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि आप H2O2 वाला पानी पीते हो, या भाई किसी के घर पे H3O वाला पानी आता हो कि सर हमारा आरओ तो ना H3O वाला पानी देता है। ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है, ये जो नंबर है ना, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये रेशियो फिक्स होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी पानी नहीं है, ये भी पानी नहीं है, और जो और लिखोगे आप वो पानी नहीं है। यदि पानी है बेटा, यदि बच्चे पानी है तो फिक्स हो गया है 2 ही हाइड्रोजन मिलेंगी और 1 ही क्या मिलेगी आपको? ऑक्सीजन मिलेगी। ये जो रेशियो आएगी 2 और 1, इट कैन नेवर बी चेंज्ड इन केस ऑफ वाटर। पानी के केस में ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आर यू गेटिंग? जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो बताइए कार्बन कितने आए? 6, हाइड्रोजन कितनी आई? 12, ऑक्सीजन कितनी आई? 6। तो जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो ग्लूकोज के केस में ये रेशियो फिक्स हो गई है। तो जब जब कंपाउंड बनेंगे, क्या बनेंगे? कंपाउंड आप बनेंगे हमारे पास, तो जिन एटम से वो मिलकर बने होंगे उन एटम्स का जो नंबर है या उन एटम का जो मास है, मास उसकी जो रेशियो होगी दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। वो हमेशा क्या रहेगी बच्चे? फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज हमारे पास नहीं हो सकती। तो समझ गए हैं अब मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, कंपाउंड में क्या होता है, एटम क्या होता है। एटम तो जैसे है जैसा वैसा ही लिखा जाएगा। मॉलिक्यूल में इस तरह से एटम कंबाइन कर लेंगे, कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो के अंदर डिफरेंट एटम्स भी क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो बोलिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों आपस में भाई भाई हुए या नहीं हुए? आई होप अब आपको कंपाउंड अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये है जहां पर भी किसी का फॉर्मूला आ जाए बेटा, क्या आ जाए? जहां पर भी किसी का फॉर्मूला, वो कंपाउंड रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? कंपाउंड रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, क्या होता है? CO2, तो ये कंपाउंड है। अब किसी के घर पे ऐसा तो नहीं है कि सर हमारे घर पे तो CO3 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कंपाउंड है, जो एटम से मिलकर बनेंगे, डिफरेंट एटम हो सकते हैं और एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करेंगे, दूज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। इज देयर एनी डाउट इन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स? ठीक, आपको जिस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप यू आर फील फ्री टू आस्क टू मी। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जाकर प्यार से लिख दीजिए कि सर इस में क्लियर हमें डाउट है, तो उसके लिए डेफिनेटली अगली वीडियो में उसका सलूशन आपको 101% दिया जाएगा। बट वो तभी दिया जाएगा जब आप कमेंट में बोलोगे कि सर हमें कोई डाउट है। लेकिन यदि आपको डाउट नहीं है, मान लीजिए
तो आराम से ये लिख लीजिए सर कि हमें क्लियर है सब कुछ, हमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, ताकि मैं ये समझूंगा कि बच्चे जो मैं समझा रहा हूं यहां पर उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक होने वाला है। सबसे पहला लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुन लीजिए। कहता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, किसी भी तरह की कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर H2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म पानी। ये क्या बना रहे हैं बेटा, पानी बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, पानी। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोले जाएंगे, रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड में बोले जाएंगे वो होंगे प्रोडक्ट। क्या होने वाले हैं, प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर जितना रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आएगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन और इन एनी केमिकल प्रोसेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। जैसे मैं आपको 100 रुपए दूं या कहीं मार्केट में गया मैंने, मान लीजिए कोई अंगूर बेच रहा था, उसको 100 रुपए दिए मैंने, लेकिन उसने 50 रुपए के अंगूर दिए मेरे को, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, नहीं। मैंने तो 100 रुपए दिए और उसने सामान कितने का दिया मेरे को, 50 रुपए का। तो ये तो गलत बात है ना भाई, जितने रुपए दिए हैं आपको उतने ही रुपए का मेरे को सामान चाहिए, उतने ही रुपए का क्या चाहिए भाई, सामान चाहिए। ठीक है, जैसे जितना आपने आटा बनाया है घर पे रोटी बनाने के लिए, जितना आटा होगा उतनी ही रोटियां बनेगी ना तो कम रोटियां बनेगी उस आटे से, ना ही ज्यादा रोटियां। इसका मतलब जितने रिएक्टेंट होंगे उतने क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट। तो बताइए क्या ये फॉलो कर रही है इक्वेशन, नहीं सर। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, देखिए अब फॉलो कर रही है। ये आगे भी 2 लगा दूं, चेक करें, चेक करते हैं। यहां पर कितनी हाइड्रोजन हो गई, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। चेक करिए 4 हाइड्रोजन। इधर भी कितनी है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी, यहां पर 2 बच्चे, ऑक्सीजन कितनी है, 2। यहां पर भी ऑक्सीजन कितनी, चेक करो आगे, ऑक्सीजन है 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन है बच्चे यहां पर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन। तो बताइए जितनी हाइड्रोजन यहां उतनी ही हाइड्रोजन यहां, जितनी ऑक्सीजन यहां उतनी ही ऑक्सीजन यहां। इसका मतलब इनका जो मास होगा वो इनके मास के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to the total mass of products. This is known as law of conservation of mass. चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, चलिए भाई, C प्लस O2 गोज टू CO2। चेक करिए भाई यहां पर भी इसको, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। यहां चेक करिए, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब मास क्यों बोल रहे हो सर आप तो नंबर काउंट कर रहे हो कि कितने कार्बन है कितनी ऑक्सीजन है, तो मास का वर्ड यूज क्यों कर रहे हो आप बार बार। तो बताता हूं मैं आपको, यहां पर मास यूज करो। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे। इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, 6 का तो सर डबल हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन आती है 8वें नंबर पे, 8 का डबल हो जाएगा 16, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो बोलो लेफ्ट साइड में कितना मास हो गया, 44 ग्राम हो गया, नहीं हो गया। अब राइट साइड में चेक करो, एक कार्बन का मास कितना होगा 12, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32, तो कितना आ गया यहां पर 44। दोनों साइड में 44 आ रहा है, नहीं मास नहीं आ रहा है सर बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ये प्रकृति का नियम है भाई। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखा देता हूं। N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। चेक करिए भाई, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का सर 15 मास होता था, तो 2 नाइट्रोजन है तो 30। कैसे आया भाई 15, ये खुद से कैलकुलेट करते रहिए। 6 हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन का मास एक ही लिया जाएगा, हाइड्रोजन के केस में डबल नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन का मास एक ही होता है। तो 6 आ गया, 6 हाइड्रोजन का मास।
तो टोटल मास इस साइड में कितना हो गया भाई 36। यहां चेक करिए बेटा, 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो गया 30, और 6 हाइड्रोजन, देखो 3 2 जा 6 तो 6, तो यहां पर भी कितना आ रहा है 36 ग्राम। कितना आ रहा है 36 ग्राम। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको अच्छे से क्लियर है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है। कहते हैं कि A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बनाया, दोनों ने A प्लस बी मिलकर क्या बनाया C प्लस डी। A का मास लिया गया 30 ग्राम, B का मास लिया गया 20 ग्राम, और जो C का मास था वो 10 ग्राम था। तो बताइए D का मास कितना होगा। चलिए चेक करिए जल्दी से। यस, हरी अप हरी अप। A का मास 30 ग्राम लिया गया, B का मास 20 ग्राम लिया गया, C का मास 10 ग्राम, और D का मास कितना होगा। बताएं भाई D का मास कितना होगा, ठीक है। चलिए बता दिया होगा। यहां पर टोटल कितना है 30 और 20 कितना हो गया 50। तो यहां पर कितना है 10 प्लस, यहां पर हमें नहीं पता, तो 50 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर डी का मास कितना बना होगा 40 ग्राम्स बना होगा। कितना बना होगा 40 ग्राम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इज देयर एनी डाउट। नो सर। चलते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। प्रोपोर्शन समझना है आपको इस लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए इसको मैं बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल से समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर कितने कार्बन है 1 कार्बन, ऑक्सीजन कितनी है 2, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। कंपाउंड ये है या नहीं है, बिल्कुल है। कार्बन का मास बताइए कितना है, यहां पर कार्बन का मास होता है सर 12। इन दोनों ऑक्सीजन का मास बताओ कितना होगा, इसका भी 16 इसका भी 16, तो कितना होगा 32। यस और नो। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि CO2 में कार्बन का मास तो कितना है 12, और दोनों ऑक्सीजन का मास कितना है 32, तो इनके बीच का अनुपात बताओ कितना है, रेशियो बताओ ना, रेशियो। तो 12 डिवाइड बाई 32, तो काटो भाई 4 पे 4 थी 12, 4 पे कटेगा ना, हाँ 4 8 32, तो कितना आ गई 3:8। तो अब आप ये बोला करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास जो है उसकी जो रेशियो है वो 3:8 है। इस रेशियो को ही प्रोपोर्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन। इस रेशियो को ही क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शन बोलेंगे। अब सर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, समझिए अब आप क्या मतलब है। अब देखो आप नेचर में देखिए, जो CO2 बन रही है ना, CO2 वो तो बहुत सारे तरीकों से बन रही होगी। मैं अभी सांस ले रहा हूं और मैं जो छोड़ रहा हूं सांस, वो CO2 निकल रही है नहीं निकल रही। चलिए सांस लेने वाली रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गोज टू CO2 प्लस पानी। बैलेंस नहीं कर रहा मैं इसको, तो बोले यहां पर भी CO2 निकल रही है नहीं निकल रही, हम जो छोड़ रहे हैं वो भी CO2 है। कोई चीज जल रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बन रही है, तो ये भी तो CO2 है, ये भी तो CO2 है। आपके आसपास धुआं उठ रहा होगा, धुआं, तो उसमें से भी तो क्या निकल रही होगी बेटा, CO2 निकल रही होगी, बिल्कुल निकल रही है, ठीक है। CO2 ही निकल रही होगी, कुछ और तो नहीं निकल रहा ना, धुआं उड़ रहा है तो CO2 ही निकलेगी। अब बताओ, ये पहले वाली CO2, ये दूसरे वाली CO2, ये तीसरे वाली CO2, ये तीनों CO2 के बनने का तरीका तो अलग अलग है। ये हम सांस ले रहे हैं तब छोड़ रहे हैं तब बन रही है, ये कोई चीज जल रही है तब है, ये आपके आसपास जो धुआं वो वाली CO2 तो अलग अलग लिए कहीं से। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ इन सभी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास की रेशियो आएगी वो कितनी आएगी। चलो पहले वाली CO2 से पूछते हैं, बेटा CO2 बता तेरे अंदर कार्बन मास की रेशियो। बोली कार्बन का वजन 12, ऑक्सीजन 2 है तो वजन 32, तो रेशियो आई 3:8 है, 3:8। अचंभा है, अचंभा है, दिमाग में दौड़ रहे हैं घोड़े। फिर इस CO2 से पूछो भाई, बोला तेरी भी रेशियो बता। बोली अरे बुड़बक बेवकूफ होगा, 12:32 कट गया 3:8। हम तो और भी अचंभे में हो गए हैं कि सारी ही सारी CO2 में 3:8 रहेगा क्या। अब यहां चलो भाई धुएं वाली CO2 में, बोली धुएं वाली CO2, अरे बेवकूफ हो गया, जब मेरे अंदर एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो रेशियो तो सेम मिलेगी ही मिलेगी।
रेशियो में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। यही बात तो ये वाला लॉ बोल रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? फिक्स। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? रेशियो। तो ये बोल रहा है कि आप किसी कंपाउंड को किसी अलग अलग जगह से बना रहे हो या निकाल रहे हो, उस कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूला है, उसके अंदर जो अलग अलग एटम्स के मास की रेशियो होगी, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। वो हमेशा क्या रहेगी? हमारे पास फिक्स रहने वाली है। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ विच प्रोपोर्शन? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप क्लियर है। चलें एक और एग्जांपल दूं क्या, या सीख गए हो? अब जैसे पानी बोले भाई, पानी एक तो बारिश वाला पानी है, उसका फॉर्मूला भी H2O होगा। अब घर पे आरओ में से पानी पीते हो या नलके में से पानी पीते हो या कहीं से पानी लेकर आते हो, उसका फॉर्मूला भी H2O होगा। कहीं पर से पानी आ गया आपके, मान लीजिए नहर चल रही है, समुद्र है, उसके पानी का फॉर्मूला भी H2O ही होगा। तो इसकी भी रेशियो निकालें, फिक्स रहेगी नहीं रहेगी? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना लिया जाएगा? 1 1 1। तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो कट के कितना आ गया? 1:8। बताओ यहां पर भी सर क्या बात कर रहे हो? सर अब तुम सीख गए हैं। 1:8, 2:16, तो 1:8। बताइए फिक्स है या नहीं है ये रेशियो? सर बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अच्छी बात है। तो इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। तो भाई आप यदि एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो सामने बैठे हैं, तो आपको 2 लॉ और करने हैं। एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वो लॉ मैं इस वीडियो में तो नहीं करवा रहा हूं हाल फिलहाल, बट यहां पर जो आई बटन है, अभी लिंक आएगा, यहां पर जो आई बटन है उस पे जाइए, ये दोनों लॉ जाकर देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, उस आई बटन पे जो अभी मैंने बोला है, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पे वो है हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। डाल्टन ने दिए थे, जॉन डाल्टन नाम था इसका, जिसने पहली बार एटम के बारे में कुछ बताया था। तो ये 6 पॉइंट वो बता रहा है। चलिए बारी बारी इन पॉइंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये तो जरूर है भाई। आप किसी पत्थर को तोड़ोगे तो तोड़ते तोड़ते पत्थर एक छोटी सी स्केल पे आ जाएगा, जहां पर पत्थर टूटना बंद हो जाएगा, और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? हमारे पास एटम बोला जाएगा। पहली बात समझ गए? हर पदार्थ, मैं आप सब मिलकर किससे बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये बोल रहा है कि एटम है को आप तोड़ ही नहीं सकते। आगे जाकर एटम्स ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे, एटम तोड़ ही नहीं सकते। ये यदि चैप्टर आप 3rd चैप्टर पहले पढ़ते तब तो हम बोलते कि सर हाँ एटम को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं? 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में हमने एटम को तोड़कर क्या क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला था, नहीं निकाला था? इसका मतलब भाई एटम को हम नहीं बोल सकते कि ऐसा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ ये जरूर है कि वो टूट नहीं सकता और उसको बना भी नहीं सकते। जैसे C+O2 से मिलकर क्या बन गई थी? CO2। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि कार्बन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई ना, एक नई चीज निकल गई। मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपसे अंगूर ले लिए मैंने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे 100 रुपए खत्म हो गए ना, 100 रुपए के अंगूर तो आए हैं ना। बस थोड़ी है कि फेस वैल्यू चेंज हो गई, शकल चेंज हो गई है उसकी फेस वैल्यू। अब पहले 100 रुपए थे, अब अंगूर हैं 100 रुपए के, सिंपल सी बात है भाई। लेकिन ये तो नहीं बोल सकता कि 100 रुपए खत्म हो गए, ऐसा नहीं बोला जा सकता। एटम को भी ना खत्म कर सकते ना हम बना सकते हैं, ये सही बात है, सही बोल रखा है। लेकिन इंडिविजिबल पे डाउट है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैं कहूं कि ऑक्सीजन का एलिमेंट है बेटा, ऑक्सीजन का एलिमेंट। अब बताइए यदि ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो कहीं से ले लो ऑक्सीजन, तो आपके घर से ले लो, मेरे घर से ले लो, प्लांट से ले लो, एनवायरमेंट से ले लो, कहीं से ले लो ऑक्सीजन, तो उसका मास तो कितना ही रहेगा? 16 ग्राम ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूम मतलब साइज जो है वही रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये भी बात ठीक बोल रहा है, ये भी बात ठीक बोल रहा है। सेम एलिमेंट यदि है तो उसके एलिमेंट एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, शेप, साइज, वॉल्यूम वगैरह में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास वगैरह में सेम रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जैसे
भाई मैं कहूं कि कार्बन का एलिमेंट है, अब कार्बन का एटम कहीं से ले लो, आप कोयला ले लो, कुछ ले लो, कार्बन का मास तो 14 ग्राम ही रहेगा ना, तो जो वॉल्यूम रहेगी, जो शेप रहेगी वही रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड वॉल्यूम। हाँ भाई, अब मैं कहूं कि ऑक्सीजन और कार्बन का मास सेम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑक्सीजन का और कार्बन का मास सेम, ये तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए ना, डिफरेंट एलिमेंट का तो मास सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी बात ये सही बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, उनका मास डिफरेंट होगा, उनकी वॉल्यूम डिफरेंट होगी, ये सही बात है भाई। जैसे हाइड्रोजन और मैं नियोन की बात करूं, नियोन तो 10वें नंबर पे आती है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे। हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, नियोन का मास होता है 20। बोलो सेम है क्या? नहीं है सेम। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका डिफरेंट मास होगा, वॉल्यूम भी क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये भी सही है। एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे पानी ने कंपाउंड बना लिया, पानी कंपाउंड है ना खुद। रेशियो देखो कितनी, यहां पर 2, यहां पर 1, तो रेशियो कितनी? 1:2। बताइए स्मॉल होल नंबर रेशियो है ना, होल नंबर आएगी, ऐसा थोड़ी आएगा कहीं पर H2 आधी ऑक्सीजन आधी ऑक्सीजन आएगी या कभी? आधी ऑक्सीजन नहीं आएगा। ऐसा आएगा क्या 1.5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1.5 ऑक्सीजन 2 है, ऐसा होगा कभी? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी बात सही बोल रहा है, एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में वो कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड, भाई सही है ये भी। कहता है कि पानी के अंदर जैसे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, जो ये रेशियो रहेगी कि कितनी हाइड्रोजन है और कितनी ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है। अरे पानी के अंदर कितनी हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, ये बोलिए ये फिक्स रहेगी या नहीं रहेगी? तो वही तो लिखा है, द रिलेटिव नंबर और काइंड, किस प्रकार के एटम होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे किसी कंपाउंड के अंदर। तो सारे के सारे पोस्टुलेट अब आपको क्लियर हैं बिल्कुल। किसके पोस्टुलेट हैं ये? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट हैं। अब चलो देखते हैं। एटम को ना बना सकते ना तोड़ सकते, इसका मतलब जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट। ये पोस्टुलेट किसको शो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। बोलिए शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा। वो भी तो यही बोलता था कि भाई रिएक्टेंट जितने होंगे उतना ही प्रोडक्ट होगा। ये मत सोचो कि रिएक्टेंट खत्म हो गए, उसके ना के क्या बन, मतलब उसके लिए क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं, अच्छी बात है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रहा है। एटम्स कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स किस में कंबाइन करते हैं? स्मॉल होल नंबर रेशियो में। ये भी सही बात है। नीचे वाले को देखो, जो उनकी जो रेशियो रहेगी, रिलेटिव नंबर, उनकी जो रेशियो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये बोलिए कौन से लॉ को शो कर रहा है? ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा? किसको शो कर रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनेट और कांस्टेंट दोनों सेम ही होते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो क्लियर है भाई, आपको अच्छे से क्लियर है? एनी डाउट? तो भाई यहां पर जो ये 2 पोस्टुलेट हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट, इनमें जब आइसोबार और आइसोटोप हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो इन पोस्टुलेट्स पे भी डाउट आ जाएगा। यदि आपको यही आइसोबार और आइसोटोन्स ये सब पढ़ने हैं इन 2 पोस्टुलेट को रिलेटेड, तो इस आई बटन पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और अपने क्वेरीज को क्लियर करिए। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, आयंस। क्या है? आयंस। तो बताइए भाई, यदि मैंने सोडियम लिखना है, सोडियम ऐसे लिख रखा Na, ना इसके ऊपर कोई प्लस लिख रखा ना मैंने कोई माइनस लिख रखा, तो इसको सिंपल बोला जाएगा एटम। क्या बोला जाएगा? एटम। बट जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उस टाइम पे आयन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? आयन बन जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 1। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही सोडियम वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम पे एक पॉजिटिव आ गया, या इसको ऐसे लिख दो 1+, या इसको ऐसे लिख दो 1+, आपकी मर्जी कैसे भी लिख दो। बताइए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है 2 8 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इस पे कितना पॉजिटिव आ जाएगा? मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, प्लस प्लस लिखिए या Mg2+ लिखिए या Mg+2 लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिख लिया, आपकी चॉइस है, ठीक। अब यदि सर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो लॉस करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, जितने लॉस करेगा उतना ही प्लस आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, फ्लोरीन 9वें नंबर पे आती है 2 और 7। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन गेन लॉस की जो वैलेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप जरूर सीख के यहां पर आए, वरना आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। मैं फिर आपको आई बटन में वो लिंक दे रहा हूं वैलेंसी पता करने का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जाइए वहां पर और फिर यहां पर आइए, ठीक है। 2 7 कितने की कमी है? यहां पर 8 करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं? 8, एक की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चे गेन करेगा। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फ्लोरीन पे आ जाएगा माइनस, -1 माइनस भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे 1 माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, इन सब का मतलब सेम है। यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे ऑक्सीजन 10वें नंबर, सॉरी 8वें नंबर पे आती है, पहली सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, करने कितने? यहां पर 8, जरूरत कितने की है? 2 की, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। कौन? ऑक्सीजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इस पे कौन सा माइनस आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस माइनस, या आप इससे भी लिख सकते हो -2, -2। तो इन सब ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो आयन बन जाता है। तो 2 तरह के आयन अब हमारे पास होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। बच्चे एक क्या होता है? कैटायन, एक क्या होता है? एनायन। कैटायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बनते हैं, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बनते हैं, इन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चे? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? तो ये जो सभी जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कहलाएंगे? कैटायंस कहलाएंगे। ये सभी जिन पे नेगेटिव चार्ज है क्या कहलाएंगे? एनायंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनायंस। क्लियर है? तो अब कोई भी एटम अपने वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, कितने करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन जद्दोजहद करता है। क्या करता है? जद्दोजहद। और उसी जद्दोजहद के बीच बनते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, ठीक है। मान लीजिए मेरे को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो मैं बोलूंगा भाई ले जा मेरा एक इलेक्ट्रॉन, ले जा ले जा ले जा। चलिए इसकी कहानी थोड़ी सी समझाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है फॉर्मूला मेकिंग। क्या है बच्चे? फॉर्मूला मेकिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं फॉर्मूला मेकिंग की तरफ। अच्छी बात है भाई, सीख जाना सभी। तो फिर भी आप यदि फॉर्मूले वाले आई बटन पे नहीं गए हो तो मैं आपको ये बता दूं, एटम के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं, सेल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको भरने की वो जद्दोजहद करता रहता है, ठीक। ये रूल है, ये तो भाई रूल है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगली में 8, अगली में भी 8। सभी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं हो जाएं हो जाएं हमारे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8, ठीक। चलिए कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार सोडियम गया मार्केट के अंदर। सोडियम कौन से नंबर पे आता है? 11। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, है ना। अगली सेल में कितने आएंगे बच्चा? 8 इलेक्ट्रॉन। अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम के पास तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 8 10 तो हो चुके, कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। यह है बेचारे सोडियम की कहानी। फिर इसके साथ मार्केट में गया हुआ था क्लोरीन, 70वें नंबर पे आता है।
तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के भाई लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले में आएंगे 2, अगले में आएंगे 8, अगले में आएंगे 17, सॉरी 7। दोनों ही मायूस होकर बैठे हुए हैं। इसने भी मुंह चढ़ा रखा है और इसने भी मुंह चढ़ा रखा है। ठीक, अब क्यों मुंह चढ़ा रखा है दोनों ने, वो आप सुनिए क्या रीजन है। सोडियम को बेचारे को 8 करने हैं, इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 7। क्लोरीन को 8 करने हैं, इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बेचारे बैठे हुए हैं, तो करें क्या? 30 सेकंड देता हूं, आप सल्यूशन ढूंढिए भाई, क्या हो सकता है इनकी कहानी में। क्या दोनों खुशी खुशी घर आ सकते हैं मार्केट से? कमेंट में बता सकते हो भाई आप, ताकि मैं चेक करूं कि भाई हाँ आपने कमेंट किया है वीडियो के अंदर, ठीक है, आपने ठीक कहा है नहीं ठीक है। 10 सेकंड हो चुके हैं, 30 सेकंड्स का मैंने आपको टाइम दिया है। चलिए कोशिश करिए भाई, कोशिश करिए। चलिए, आपके माइंड में क्या यही आइडिया आया है कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, टेंटन हो गया सॉल्यूशन। ये भी खुश, क्योंकि 2 8 8 खुश हो जा तो, क्या बात है, हो गया खुश। ये भी खुश, क्यों? क्योंकि इस सेल से पिंड छूट गया बेचारे का। जा तू सेल, तू ही भाग जा, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये भी खुश, ये भी खुश। आ गया, खुशी की बात है या नहीं? बताइए, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो सोडियम की वैलेंसी हुई 1। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। इसकी वैलेंसी इसके पाँव में, इसकी वैलेंसी इसके पाँव में, तो इनके मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा अब NaCl। क्या फॉर्मूला होगा बच्चे? NaCl फॉर्मूला होगा, क्योंकि Na भी 1, क्लोरीन भी 1। इसी तरह से फॉर्मूले बनाने हैं बस आपको। क्या बनाने? इसी तरह से फॉर्मूले। किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर, कोई भी डाउट नहीं। चलिए छोटी सी कहानी और सुना दूं मैं अब आपको, ठीक, सोडियम और ऑक्सीजन की कहानी, सोडियम और ऑक्सीजन की कहानी, ठीक है। यहां पर आएगी ऑक्सीजन, कौन से नंबर पे आती है भाई? 8वें नंबर पे, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 8। 2 और 6, 2 और 6। ये भी मायूस बैठा हुआ है, ये भी मायूस बैठी हुई है। करिए इनका भी सोल्यूशन, इनका भी सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए अब इनका सोल्यूशन क्या करना होगा आपको। सोडियम से पूछो भाई तेरा क्या हाल चाल है? बोला सोडियम मेरा तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ इसको, ले जाओ, पिंड छूट जाएगा किसी तरह से, ले जाओ, इस भगा कर ले जाओ इस इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई बच्चे? यहां पर 1, वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। ऑक्सीजन से पूछना कि भाई ऑक्सीजन बहना क्या दिक्कत है? बोली 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है मेरे को, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैलेंसी है ना, गेन करने की वैलेंसी। तो चलो अब सोडियम और ऑक्सीजन यदि मिलेंगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो बनाते हैं। सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। तो ये इसके पाँव में भेज दो, ये इसके पाँव में भेज दो, तो बन जाएगा फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Na2O। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चा? Na2O। सोचो अब, खुद दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यदि सोडियम 2 होते तो 2 बंदे आ जाते, तो बोलो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती ना। ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते, नहीं हो जाते, और सोडियम 1 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुश हो जाता। तो तभी तो बोला यहां पर कि ऑक्सीजन 2, सोडियम 2 और ऑक्सीजन 1। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूले बनाएंगे। तो अब मैं यहां पर कुछ एनायंस लिख रहा हूं और हम उनके बारी बारी फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। भाई मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूला मेकिंग अभी जो टॉपिक आने वाला है कि किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप आसपास जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, भाई 10th क्लास वाले बच्चों से पूछ लेना कि भाई ये बता दो एक बार फॉर्मूला मेकिंग कितना जरूरी है 10th क्लास में केमिस्ट्री करने के लिए।
तो यदि आपने उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा से आ जाना इस वीडियो पे और मेरी बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए दोबारा से इस वीडियो को देखना आकर। फॉर्मूले में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आज नहीं होने वाला, आज के बाद नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले बनाना। तो चलिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मेकिंग में आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर कुछ मैंने एनायंस लिखे हुए, देखिए सब पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, यहां से इसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर तो सारे के सारे एनायंस लिखे हुए। इनको पॉली एनायंस, पॉली एटॉमिक एनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉली एटॉमिक एनायंस। इसका मतलब क्या है? पॉली मैंने एक से ज्यादा, एटॉमिक मैंने एटम। बोलो इसमें कितने एटम है? 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। तो पॉली एटॉमिक हुआ या नहीं हुआ? मतलब एक से ज्यादा एटम हो उसके अंदर। यहां 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, लेकिन ये पॉली एटॉमिक नहीं, इनमें तो 1 ऑक्सीजन 1 सल्फर 1 नाइट्रोजन, एक के कहना, ये नहीं है पॉली एटॉमिक, ठीक है? ये मोनो एटॉमिक एनायंस है, ठीक है? तो पॉली एटॉमिक एनायंस हमारे पास ज्यादातर लिखे हुए हैं, इनसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए बारी बारी फॉर्मूला बनाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो इनके ऊपर जो ये लिखा हुआ, ये इनकी वैलेंसी है भाई। जैसे SO4 को बोला जाएगा सल्फेट, तो SO4 क्या है? SO4 इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2-। सल्फाइट SO3 2-। ये तो मगअप करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जिन पे मैंने स्टार लगा रखे हैं वो हैं बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTSC लाइक एग्जाम्स, तो आपको भाई सारे के सारे करने पड़ेंगे भाई, सारे के सारे करने पड़ेंगे। बोर्ड में आपको ये जो स्टार लगा रखे हैं उनसे काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTSC or other competitive exams, science olympiads, then you have to prepare all these anions and cations given here. Okay, got it? तो नाइट्रेट NO3 इसकी वैलेंसी -1, कोई प्रॉब्लम? नाइट्राइट NO2 वैलेंसी -1। तो इस तरह से ये सारे लिखे हुए हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, अमोनियम क्लोरेट, साइनाइड, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। चलिए अब प्रोसीड करते हैं फॉर्मूला बनाने पर, ठीक है? तो भाई फॉर्मूला यहां पर मैं वो लिख दूं एक बार, KLM 288। आपको बोल दिया किसी ने कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ। किसका बनाओ फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट का। तो चलिए भाई बनाते हैं, मैं मार्कर को इंक पिला दूं। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आप खुद से सोचिए कैसे बन सकता है फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है? ढूंढिए भाई, ढूंढिए भाई। पहले 20 एलिमेंट आपको यदि याद नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है ये वीडियो देखने का। बनाना है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो पहले तो देखो, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कौन से नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे। तो 2882, तो वैलेंसी होती है इसकी भाई 2। कितनी वैलेंसी होती है? 2। तो कैल्शियम की वैलेंसी लिख दो यहां पर। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। सल्फेट ढूंढो, वहां से सल्फेट कहां पर है ढूंढो। शुरू में लिखा हुआ है सल्फेट SO4 2-। SO4 2-। आपको यदि जल्दी जल्दी फॉर्मूला मेकिंग सीखनी है तो आई बटन पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और फॉर्मूला मेकिंग सीखिए जल्दी से, ठीक है? तो भाई मैंने बोला था इसकी वैलेंसी कितनी बेटा? 2-। तो 2 को लिख दो यहां। माइनस वगैरह आप लिखने की जरूरत नहीं है, जब नीचे लिखोगे ना तब माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 2 कट रहा है क्या? कट गया सर। तो क्या बच गया? 1 इसके पाँव में, 1 इसके पाँव में। तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला बन गया एज इट इज, CaSO4। यही फॉर्मूला है भाई, यही तो फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। ये कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है? चलते हैं कुछ और फॉर्मूले बनाने के लिए हमारे पास। सोडियम सल्फेट बनाओ भाई। सोडियम Na सल्फेट होता है SO4 2-। सोडियम आता है 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे। सोडियम की वैलेंसी बताएं भाई, 2 8 1। 8 तो ये कभी कर नहीं सकता, एक लॉस करना पड़ेगा, तो सोडियम की वैलेंसी 1। सल्फेट की वैलेंसी 2, तो 2 यहां, 2 इसके पाँव में, 1 इसके पाँव में। तो सोडियम के पाँव में आ गया 2 Na2। SO4 के पाँव में तो 1 आएगा, वो लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो Na2SO4 बन गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। एनी डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? मैग्नीशियम
मैग्नीशियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, मैग्नीशियम इज Mg, फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस। देखो कहां लिखा हुआ फॉस्फेट, कहां गया, ये रहा PO4 3 माइनस। मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है 2 8 2, तो 6 तो ये ले नहीं सकता, 8 तो ये कर ही नहीं सकता, 2 लॉस करने पड़ेंगे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 3 3 3 3 3, तो 3 आ जाएगा यहां, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो मैग्नीशियम के पाँव में आ गया 3 PO4। देखो PO, फॉस्फोरस भी अलग होता है, ऑक्सीजन भी अलग होता है, तो इस पे ब्रैकेट लगा देंगे अब आप, ब्रैकेट। PO4 के पाँव में कितना आ जाएगा भाई आपके 2, ठीक है, Mg3 PO4 ट्वाइस, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी डाउट नहीं है सर। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, बताइए भाई फॉर्मूला, एल्यूमिनियम आएगा एल्यूमिनियम Al, सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, गॉट इट। एल्यूमिनियम 13वें नंबर पे आता है 2 8 3, तो वैलेंसी होगी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो यहां आ जाएगा, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास Al2SO4 की थ्राइस, गॉट इट। समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम Na, अब याद कर लो वैलेंसी होती सोडियम की 1 1, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी है 1 1, इसके पाँव में आ गई, ये रहा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऊपर -1 है ना, तो एक वैलेंसी, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो फॉर्मूला बना NaHCO3। इज देयर एनी डाउट? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम का सिंबल होता है K, साइनाइड होता है हमारे पास Cn माइनस। पोटेशियम 19वें नंबर पे आता है 2 8 8 1, तो एक लॉस करना पड़ेगा, तो एक वैलेंसी होगी, साइनाइड की वैलेंसी 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो फॉर्मूला बन गया KCN। क्या फॉर्मूला बन गया है? KCN। तो क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, फॉर्मूला मेकिंग में तो आसान है भाई, इसमें क्या सिखाने का, कुछ भी नहीं रहा सिखाने का, तो अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेशियम का सिंबल K, पर मैग्नेट होता है MnO4 माइनस, देखिए MnO4 माइनस, पोटेशियम की वैलेंसी 1 अभी अभी किया है, पर मैग्नेट की वैलेंसी 1 अभी अभी किया, तो ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास KMnO4। क्या आ गया? KMnO4। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, अच्छी बात है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो वो किस किस से मिलकर बनेगी? कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगी, नहीं बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगी। कार्बन आता है 6ठे नंबर पे, तो 2 4, बताइए 8 करने 4 की जरूरत है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। ऑक्सीजन आती है 8वें नंबर पे 2 6, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2, 8 करने ना तो 6 है, 2 की कमी तो 2 वैलेंसी, 2 से 2 कट गया तो 2 1, 2 इसके पाँव में, 1 इसके पाँव में, तो बताइए फॉर्मूला क्या बना? CO2। गॉट इट, बन गया फॉर्मूला CO2, अच्छी बात है। चलिए पानी का फॉर्मूला निकालते हैं। पानी मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आती है तो 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो बताइए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आती है तो 2 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। 2 इसके पाँव में, 1 इसके पाँव में, तो फॉर्मूला बन गया भाई H2O। क्या बन गया है? H2O। तो इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट लो और उनका फॉर्मूला बना सकते हो। ये था हमारे पास फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है। तो भैया आपको यदि फॉर्मूला मेकिंग क्लियर है तो कमेंट में बताते रहें भाई साथ साथ में कि क्लियर है सर, बिल्कुल है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम भी इनकरेज हो पाएंगे, अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे कि बच्चे हमारा समझाया हुआ समझ रहे हैं, ठीक है। कभी कोई आपसे ये बेवकूफ सवाल पूछे कि बताओ नाइट्रेट नाइट्राइट का फॉर्मूला बताओ, नाइट्रेट नाइट्राइट का फॉर्मूला, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। 2 माइनस माइनस आपस में कभी भी नहीं मिल सकते, ठीक है। 2 प्लस प्लस आपस में कभी नहीं मिल सकते, एक प्लस होना चाहिए दूसरा माइनस होना चाहिए, तभी कुछ बात बन सकती है। अच्छी बात है। चलिए लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, और वो है बच्चा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। बोलिए अमोनियम, ये रहा अमोनियम, NH4 प्लस, NH4 प्लस। हाइड्रोक्साइड को ढूंढना कहां पर है? ये रहा हाइड्रोक्साइड, OH माइनस।
बताइए इसकी वैलेंसी कितनी 1, ऊपर जितना प्लस वही वैलेंसी, ऊपर जितना माइनस वही वैलेंसी, ये इसके पाँव में ये इसके पाँव में, तो क्या बन गया भाई NH4OH। तो आ गया फॉर्मूला अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। किसी का भी फॉर्मूला इस तरह से आप यदि वैलेंसी का पता है तो निकाल सकते हो, और यदि ये याद है तो निकाल सकते हो। भाई पेपर में ये नहीं आता, ये टेबल थोड़ी देंगे आपको पेपर में, ये आता नहीं। खाली दिमाग में बैठे हुए, भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, तो भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सुना ना वो डायलॉग, ठीक है। अरे क्या पता भगवान हमार भरोसा बैठा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप अपने भरोसे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी कटायन के आपको पहले 20 एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। कोशिश तो करिए 30 एलिमेंट तक जाएं, आप 30 एलिमेंट्स तक जाएं, ठीक है। जटैन क्लासेस पे हर वीडियो आपकी अवेलेबल है, वैलेंसी की वीडियो अवेलेबल है, पूरी पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें वो वीडियो अवेलेबल है, 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है। बस आपको जटैन क्लासेस पे जाना है और वीडियो क्या करनी है, सर्च करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है फॉर्मूला मास, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं मोलिक्यूलर मास। तो कैसे भाई, क्या मतलब है मोलिकुलर मास का और फॉर्मूला मास का मतलब क्या है? बड़े प्यार से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं कहूं कि बच्चे सोडियम का मास बताइए, सोडियम का मास। सोडियम सर 11वें नंबर पे आता है, 11 का डबल कर दो 22, एक जोड़ दो 23 होता है सर मास। ग्राम लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए, ठीक है, मैं ग्राम में कंसिडर कर रहा हूं। तो ये तो एटम है ना, सोडियम तो अकेला एक एटम है, तो एटम के मास को बोला जाता है एटॉमिक मास। क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। बट यदि मैं आपसे कहूं कि CO2 का मास बताओ, CO2, लेकिन CO2 तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया या मॉलिक्यूल बन गया, तो यहां पर तो मोलिकुलर मास निकलेगा। किसी मॉलिक्यूल का क्या निकलता है? मॉलिक्यूलर मास। किसी एटम का क्या निकलता है? एटॉमिक मास निकलता है। तो बताइए भाई CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? C+O+O, क्योंकि एक कार्बन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास 8वें नंबर पे आती है, डबल कर दो भाई 16, ऑक्सीजन का मास 8वें पे आती है, डबल कर दो 16, तो 16 16 32 और 12 कितना हो गया? 44 ग्राम। तो इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला मास है। क्या है भाई? ये इसका फॉर्मूला मास। फॉर्मूले के अंदर जो मास आएगा टोटल, दैट विल बी नोन एज इट्स फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। तो बता दीजिए पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सर पानी तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास कितना मान के चलना है आपको? 1, 2 नहीं करेंगे, 1, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आती है, डबल कर दो 16, तो कितना आ गया भाई पानी? तेरा मास आ गया 18 ग्राम। कितना आ गया है? 18 ग्राम। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल दो फिर जल्दी से। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस से मिलकर बना? कैल्शियम से। किस किस से मिलकर बना? कार्बन। किससे? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इन सबसे मिलकर बना है ना। तो बताइए मोलिकुलर मास। कार्बन सर 20वें नंबर पे आता है, सॉरी कैल्शियम 20वें नंबर पे आता है, 20 का डबल क्या हो जाएगा? 40। कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का तो याद ही हो गया होगा, 16 + 16 + 16, तो 16 तिया कितना होते हैं? 48। 48 में आप 12 जोड़ोगे तो 8 2 10 और 4 2 6 60, 60 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100 ग्राम। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। तो ये होता है फॉर्मूला मास या फिर मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास। एटम है तो एटम का तो एटॉमिक मास निकलेगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास निकलेगा, कंपाउंड है तो कंपाउंड का कंपाउंड वाला मास निकल जाएगा। बस फॉर्मूले का मास निकालना कैसे है, उसके अंदर जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं उन इंडिविजुअल एटम्स के मास को आप प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्लस। और इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे तो आसान बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए, और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। या आप जब आप 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ोगे, साइंस के अंदर यदि आपको पढ़ना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो वहां पर ये आपके बहुत 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 काम आने वाला है।
तो चलिए मोल के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, 9th 10th 11th 12th के लिए अलग से वीडियो। आई बटन यहां पर आपको दिख रहा होगा मोल कंसेप्ट, तो उस बटन पे जाकर आप वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, या मेरे साथ बने रहिए। इस टाइम पे हम मोल कंसेप्ट को कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं आपको 9th लेवल पे आकर मोल कंसेप्ट को समझा रहा हूं, क्या मतलब है मोल का, क्यों जरूरत पड़ी हमें मोल की। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूं आपको मोल की क्यों जरूरत पड़ी और क्या मतलब है। हमें पता है कि मैं किसी का वेट किलोग्राम में ले रहा हूं, भाई इसका वजन 70 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है, मेरी मर्जी भाई, मैं तो किलोग्राम में ले रहा हूं उसका वजन। कोई बच्चा आकर बोला कि मैं तो ना इसका वजन ना ग्राम में लूंगा, ग्राम में, भाई ले ले ग्राम में, तेरा मन कर रहा है तो ग्राम में वजन माप ले तू। तो इसका मतलब ये है, जो ये यूनिट्स हैं हमारे पास, यूनिट्स हम किलोग्राम में भी माप सकते हैं। लंबाई की यूनिट को आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वॉल्यूम की यूनिट लीटर, मिलीलीटर कुछ भी हो सकती है। तो इसी तरह से जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है हमारे पास, यदि हम स्मॉल स्केल पे जाएं, एटॉमिक स्केल पे जाएं, मोलिकुलर स्केल पे जाएं, अब मैं ऐसे ये थोड़ी बोलूंगा आपको कि लो 1 किलो मोलिक्यूल ले लो, 1 किलोग्राम मोलिक्यूल ले लो, 1 किलोग्राम एटम ले लो, 10 लीटर एटम ले लो, ऐसा थोड़ी होगा ना। तो एटॉमिक स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, छोटी स्केल पे, एटॉमिक स्केल के ऊपर क्वांटिटी ऑफ मैटर को मापने का जो हमारे पास यूनिट है वो है हमारे पास मोल। तो ये मोल कोई कुछ नहीं है, मोल एक यूनिट है जो मापने के काम आती है हमारे पास। अब मोल का क्या क्या मतलब है वो समझना है। मोल की वैसे 3 डेफिनेशन है, मैं आपको बारी बारी एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन पे, दूसरी से तीसरी डेफिनेशन पर लेकर जाऊंगा। कंसेप्ट क्लियर करते रहें, और ये भाई आप क्लियर रखें कि यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आप कमेंट में क्या लिखेंगे, सर क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया है सर, अच्छी बात है। चलते हैं सबसे पहले मोल की सबसे पहली डेफिनेशन पे। तो बच्चे मोल कहता है कि मैं पता है क्या हूं, मैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास हूं। क्या हूं? किसी भी एटम का एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल होता है, या किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास। कौन सा मास बच्चे? मोलिकुलर मास का मतलब 1 मोल होता है। क्या मतलब होता है? 1 मोल होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास। तो बताइए 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हुआ, बताओ तो जरा। सर 1 मोल सोडियम का मतलब हुआ उसका एटॉमिक मास। सोडियम 11वें नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल सोडियम का मतलब है 23 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए बच्चे 1 मोल नियोन का क्या मतलब है? सर 1 मोल नियोन का मतलब है नियोन का एटॉमिक मास। नियोन कौन से नंबर पे आती है? 10वें नंबर पे। उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं आपसे 1 मोल पानी का मतलब बताओ। अरे पानी तो मोलिक्यूल आ गया, कंपाउंड आ गया, नहीं आ गया? कंपाउंड आ जाए तो उसका मोलिकुलर मास ले लेना। पानी का मास कितना होता है भाई? ऑक्सीजन तेरा 16 है, 2 हाइड्रोजन का 18 है, तो 18 ग्राम। इन सब का मतलब 1 मोल है। 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? CO2 का मास बताइए कितना होता है? 12, 16, 16, 32, 12, 44 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होता है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब? इसका मास निकालो भाई। 40, 16, 48, 12, 60 और 40, 100, कितना आ गया? 100 ग्राम। तो क्लियर है अब? 1 मोल का मतलब किसी का भी एटॉमिक मास, किसी का भी मोलिक्यूलर मास होता है 1 मोल के इक्वल। अब बताओ, आपसे कहूं मैं 46 ग्राम सोडियम है, उसमें कितने मोल्स होंगे? बताइए 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे?
तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कितने ग्राम सोडियम में 1 मोल होता है। तो यहां से बन गई कहानी। 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होता है। फॉर्मूला बनाएंगे भाई। 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होता है। 1 ग्राम सोडियम में 1/23 मोल होंगे। 46 ग्राम सोडियम में कितने होंगे? 1/23 गुना 46, तो आंसर आ गया 2 मोल। कितना आंसर आ गया? 2 मोल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई पहचानने में? अच्छी बात है भाई। बताइए आप सभी, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे? बताएं भाई, कितने मोल्स होंगे? अरे सर, एक CO2 है ना, CO2 का वजन कितना होता है? 44 ग्राम। 44 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 88 ग्राम में हो जाएंगे 2 मोल। अच्छी बात है भाई। 44 ग्राम CO2 में 1 मोल होता है। 1 ग्राम CO2 में 1/44 मोल। 88 ग्राम CO2 में इंटू में 88, मतलब 88/44, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल। सीधा रिलेट कर सकते हो चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में। बताओ, 1 मोल CO2 में 44 ग्राम वजन है, तो 88 ग्राम CO2 में 2 मोल हो गए। 22 ग्राम CO2 में बताओ, 22 में आधा मोल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बताओ, मैंने पूछा 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल, तो आपने निकाला आंसर 46/23 से। 46/23। मैंने पूछा 88 ग्राम CO2 में मोल कितने, तो आपने 88 को 44 से भाग दिया। तो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है मोल निकालने का। बच्चे, क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है मोल्स निकालने का। क्या निकालने का फॉर्मूला बन रहा है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला बन रहा है। वो है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब ये मोलर मास कौन सी बीमारी आ गई? मोलर मास का मतलब है बेटा एटॉमिक मास या फिर मोलिक्यूलर मास से। यदि एटम दे रखा तो एटॉमिक मास ले लो, मोलिक्यूल दे रखा तो कौन सा मास ले लोगे? मोलिकुलर मास ले लोगे। जिसके भी मोल्स निकालने हैं उसका गिवन मास ले लो और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, मतलब उसका एटॉमिक मास या उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, तो मोल्स निकल जाएंगे भाई। क्या निकल जाएंगे? मोल्स। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फॉर्मूला मैं इस साइड में लिख लूंगा, ठीक है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला आ गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस तरह से। ये मास के साथ रिलेशन का है, मास। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास को मैं m से लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है भाई, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, अच्छी बात है, कर लेंगे। चलिए बताइए फिर। हाँ, 44 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे? बताएं, 44 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे? तो बताइए, मोल का फॉर्मूला लगाओ भाई। गिवन मास कितना दे रखा है? मास 44 ग्राम। मोलर मास किसका? पानी का। पानी का मोलर मास 16 2 18, काट दो भाई, 22, 2 पे कट गया तो 9, तो 22/9 मोल आंसर आ गया भाई। कितना आंसर आ गया बच्चे? 22/9 मोल। रुकिए भाई एक सेकंड। तो चलिए भाई, वी आर बैक अगेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भाई, गिवन मास ऊपर रखना है, मोलर मास नीचे लेना है, तो मोल्स निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? मोल्स। चलिए फिर बताइए। हाँ, आप बताएं भाई, क्या बताएंगे? 18 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? बताओ भाई। तो भाई, मोल निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास ऊपर, मोलर मास नीचे। CO2 का मोलर मास होता है बच्चे 44, काट दो भाई, 9 पे 22, तो 9/22 आ गया। क्या आ गया है? 9/22। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अच्छी बात है। अब किसी में भी मोल निकाल लोगे। बताइए, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे बच्चा? बताइए। तो कैसे निकालोगे? मोल निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करना भाई, कितना होगा? कैल्शियम 40, कार्बन 12, 16 48, 12 कितने 60, 40, 100 आ गया भाई, 100। तो कट गया, ये तो आधा मोल होगा बेटा। कितना मोल होगा? आधा मोल होगा। इज देयर एनी डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात है, मोल निकाल लोगे किसी के भी।
किसी के भी मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए 2 मोल पानी में कितना वजन होगा, पानी में कितना वेट होगा। अब की बार मोल दे रखे, वेट निकालना है, तो कुछ भी तो नहीं है, फॉर्मूले में बस पुट कर दो, मोल की जगह मोल पुट कर दो, मोल की जगह आ गया 2। गिवन मास तो हमें निकालना है, मोलर मास पानी का कितना होता है भाई, मोलर मास 16 और 2 18, तो बताइए कितना आ गया, 36 ग्राम वजन आ गया, नहीं आ गया, कितने ग्राम आ गया, 36 ग्राम वजन, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी तो नहीं है। एक पानी की ड्रॉप पड़ी हुई है जिसका वजन 0.1 ग्राम है, बताइए कितने मोल है इसमें, तो मोल है ना, पानी की ड्रॉप है ना भाई, पानी, तो बताइए मोल कितने होंगे, गिवन मास 0.1, मोलर मास पानी का कितना होता है भाई, मोलर मास 16 और 2 18, तो इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मोल, क्या आ जाएगा इस तरह से आंसर। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गिवन मास निकाल सकते हो, मोल की और मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दो, मोल भी निकाल सकते हो, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देना। तो जब भी आप मोल निकालने जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, क्या डिवाइड करना, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये था मोल, था हमारे पास किसकी टर्म में, मास की टर्म में। पहली डेफिनेशन आपको क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट में जाना है और क्लियर लिखना है वर्ड, क्या वर्ड लिखना है, क्लियर वर्ड लिखना है। चलें नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करें, लेट्स प्रोसीड। तो निकालेंगे इस तरह से मोल भाई, मैं आपसे कहूं बताइए वो 15 ग्राम N2 में कितने मोल्स होंगे, बताइए। अब सर गिवन मास तो हो गया 15 ग्राम, भैया जब N2 दे रखा ना आपको, N2, तो N2 का मास लेना, एक नाइट्रोजन का मास नहीं लेना, दोनों नाइट्रोजन का मास लेना पड़ेगा, मोलर मास तभी कैलकुलेट होगा। एक नाइट्रोजन का 15, दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 30, तो काट दीजिए भाई 1/2, तो कितने मोल आ गए 0.5 मोल्स आ गए हैं बच्चे, कितने मोल्स आ गए हैं 0.5 मोल्स। तो ठीक है, मास की टर्म में मोल्स निकाल लेंगे, कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं है। चलिए सेकंड डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए भाई नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिर एक मोल कहता है कि देखिए मेरा मतलब तो मोलिकुलर मास से तो है, वो तो हो गया, उसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। फिर मोल कहता है कि मेरे अंदर पता है कितने एटम होते हैं, बता भाई कितने एटम होते हैं तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर 6.022 10 की पावर 23 एटम होते हैं मेरे अंदर। यदि एक मोल है ना, एक मोल, तो उसके अंदर इतने सारे एटम होते हैं, और या फिर मोलिक्यूल होते हैं, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल होंगे, एटम है तो एटम। इतने नंबर बोल रहा उतने, ये तो बहुत ज्यादा नंबर है भाई, 6.02 10 की पावर 23 एटम। इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, डिनोट किया जाता है इसको Na से, A स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो, N स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एवोगैड्रो नंबर के भी। ठीक है, तो बताइए यदि मैं आपसे कहूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कितने मोल हैं, 1 मोल। यदि मैं कहूं आपसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन है, तो इसका मतलब कितने मोल है, 1 मोल। मैं आपसे कहूं Na, अब Na समझ जाओगे ना, एवोगैड्रो नंबर इसी को लिख रहा हूं मैं Na। एटम ऑफ यदि लिथियम है तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब कितने हैं, 1 मोल। लेकिन सर ये तो हम समझ गए कि इतने एटम में तो 1 मोल है, यदि एटम की संख्या बदल गई तो, जैसे हमसे पूछ लिया सर 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, तो बताइए कितने मोल हैं। तो भाई फॉर्मूला बनेगा, फिर से पहले मैं नॉर्मली समझाता हूं फिर फॉर्मूला बनाएंगे। अब बताओ इतने एटम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। 6.022 10 की पावर 23 एटम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। एक एटम में कितने मोल होंगे, 1/6.022 10 की पावर 23 मोल। कितने एटम दे रखे हैं, इतने, तो 3.011 10 की पावर 23 एटम में कितने मोल होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस नंबर से, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ये कट गया भाई, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया, इस पे काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2, इसका मतलब आधा मोल, आधा मोल। तो एक फॉर्मूला फिर बन गया हमारे पास मोल्स निकालने का, वो है
गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फिर फॉर्मूला बन गया मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला। तो देखो इसमें भी हम डिवाइड कर रहे थे मोलर मास से, स्टैंडर्ड से डिवाइड करना है। जो गिवन होगा ना, गिवन वो हमेशा ऊपर रहेगा। गिवन मास है तो ऊपर आएगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स है तो कहां आएंगे बच्चे, ऊपर आएंगे। गिवन नंबर कहां रहेगा, ऊपर। देखो गिवन मास ऊपर, गिवन नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल ऊपर, स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा। यहां का स्टैंडर्ड कौन था, एवोगैड्रो नंबर, नीचे आ गया। यहां का स्टैंडर्ड कौन है, मोलर मास, नीचे आ जाएगा। कहां जाएगा, नीचे। चलिए इस फॉर्मूले को भी मैं आप साइड में लिख लेता हूं, ठीक है, चलिए लिख लेता हूं, फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इस फॉर्मूले को यहां, ठीक। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर लेंगे, अच्छी बात। चलिए फिर निकालिए। 2 गुणा 10 की पावर 23 एटम ऑफ लिथियम है, इनमें मोल्स बताओ कितने आएंगे, बताओ कितने आएंगे। सर सीधा फॉर्मूला लगा दें, मोल्स इक्वल टू गिवन ऊपर, स्टैंडर्ड नीचे। हमेशा डिवाइड करेंगे जब भी मोल निकालेंगे आप। तो भाई 2 गुणा 10 की पावर 23 को डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड कितना है, एवोगैड्रो नंबर है ना, एवोगैड्रो नंबर वैल्यू कितनी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे ये कट गया तो 2/6 बच गया, अप्रोक्सीमेटली 6 लिख दू ना इसको, 6 तो 1/3 मोल आ गए भाई। कितने मोल आ गए, 1/3 कर लेंगे मोल, ठीक है, अच्छी बात है, निकाल लेंगे, अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको उससे कहूं 3 मोल ऑफ लिथियम है, बताइए इसके अंदर कितने एटम आएंगे। अब की बार मोल दे दिया, आपसे पूछ क्या लिया है, एटम। तो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में मोल की जगह मोल पुट कर दो। मोल की जगह कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। गिवन नंबर ऑफ एटम ये तो हमें निकालना है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भाई क्या ये आप बिना फॉर्मूला अप्लाई करे भी निकाल सकते थे, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 मोल दे रखे हैं, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से। 1 मोल में इतने एटम होते हैं तो 3 मोल में तो 3 गुणा एटम हो जाएंगे ना, 3 गुणा एटम। इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट सिंपल एज इट इज। आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूं इनसे रिलेटेड, चलिए जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी 4 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे भाई, किसी भी तरह का मोल में कोई भी डाउट न हो। क्लियर हो रहा है मोल तो कमेंट में जाएं और कमेंट में बताएं कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है, ये बताना है भाई सभी को। 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस दे रखा है, इसमें मास बताना है आपको कितना होगा। भाई मास वाला फॉर्मूला पकड़ो, ये वाला, ये मोल की जगह तो मोल पुट कर दो, तो मोल की जगह आ गया 0.5। गिवन मास हमें निकालना पड़ेगा, x मान लो उसकी जगह। मोलर मास N2 दे रखा है बच्चे, N2। नाइट्रोजन का मास होता है भाई 14, 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। 15 भी ले सकते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं 14 कंसीडर कर रहा हूं अब की बार, ठीक। तो 28, तो बताइए मास कितना आ गया भाई, 0.5 इंटू में 28 आ गया, कोई दिक्कत। 0.5 को लिख सकता हूं मैं 5/10, तो कट गया 5 दूनी 10, 2 पे कट गया तो 14 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 14 ग्राम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अच्छी बात है। 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम दे दिया अब की बार, N2 नहीं दे रखा, अकेला नाइट्रोजन दे रखा, अकेला नाइट्रोजन। तो बताओ मास निकालना है आपको, मास का फॉर्मूला होगा, देखो मोल की और मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दो, मोल की और मोलर मास की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो मास आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इस फॉर्मूले से निकल रहा है ना, तो मास आ गया हमारे पास, मोल्स कितने 0.5 इंटू मोलर मास, अकेला नाइट्रोजन दे रखा, अकेला नाइट्रोजन का मास लिया जाएगा बेटा 14, समझ पा रहे हो ना। ऊपर N2 दे रखा तो 28 लिया, अकेला N दे रखा है तो 14 लेना पड़ेगा। इसको ओपन कर दो डेसिमल, 5/10 हो गया, कट के 2 आ गया, 2 पे कट गया तो कितना आ गया भाई 7 ग्राम। एनी प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है भाई, ठीक है। चलिए इतने नंबर दे रखे नाइट्रोजन एटम, देखो अकेला N लिख रहा, अकेला N,
इसमें आपको मास बताना बच्चे कितना होगा। सर मास, मास कैसे निकालें सर? यहां से तो मोल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोल। तो देखो इतनों एटम का मास निकालना। अब बताओ, इसका मतलब आपसे ये पूछ लिया, इसका और इसका रिलेशन वाले न्यूमेरिकल पूछ लिए, इसके और इसके रिलेशन वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, एक बार मैं इरेज कर दूं भैया, आपको ऐसे न्यूमेरिकल करवा दूं मैं, ये दोनों बाद में कराऊंगा, अभी 3-4 मिनट के बाद जस्ट। ठीक है, चलिए करवाते हैं, ये रह गए थे भाई। ठीक है, अब कर लेना ध्यान से, सुनिए अब ध्यान से। चलिए, मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये जो मोल बैठा हुआ है ना बीच में, ये बोल रहा है मेरे को इधर भी ले जा सकते हो आप, इधर भी ले जा सकते हो, तो क्या हम इसको इधर ले जा सकते हैं? मतलब इसका और इसका रिलेशन कोई बन सकता है क्या? इसका और इसका रिलेशन, जैसे 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 समझना भाई, आप समझना, इरेज करके मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आपने आपसे पूछ लिया 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे, ऐसा पूछ लिया। 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे, तो आप दुविधा में पड़ गए, सर ये तो एटम पूछ रहा है, ये तो एटम पूछ रहा है। तो जब भी आपको यहां से यहां जाना हो, देखो एटम तो यहां लिखे हुए हैं ना, और यहां वजन लिखा हुआ है, वजन से आपको एटम पे जाना है। तो भाई एक दिमाग में बात डाल लीजिए अपने, और वो बात है बेटा कॉमन अड्डा। क्या बात है? कॉमन अड्डा। और वो कॉमन अड्डा कौन है? मोल। कौन है वो कॉमन अड्डा? मोल। क्योंकि जो मैं डायरेक्ट बताऊंगा वो आप बाद में सीख पाओगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जो अच्छे से इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो कोशिश करना भाई समझने की, बाकी समझ तो सभी सकते हैं, यदि आप कोशिश करोगे तो समझ सकते हो। इस कॉमन अड्डे का मतलब क्या है समझो। आपको दे तो रखा है वजन, मास, और बनाने हैं आपको एटम्स। आपके पास किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले आप कॉमन अड्डे पे चले जाओ, पहले उसके मोल बना लो बेटा। क्या बना लो? पहले मोल। पहले 23 ग्राम के मोल बना लो। ठीक है, तो बनाए, चलिए चलते हैं। हमें क्या करना है, 23 ग्राम में कितने एटम्स हैं हमें ये बताना है। तो पहले 23 ग्राम के हम क्या बना लेंगे? मोल्स बना लेंगे बच्चा। क्या बना लेंगे? मोल्स। चलो बनाओ। वजन के मोल बनाने, तो गिवन मास हो गया 23, सोडियम है ना, सोडियम। मोलर मास सोडियम का कितना था भाई? मोल निकालो पहले, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। 23 ग्राम डिवाइड बाय 23, तो कितना आ गया? 1। तो मोल आ गया 1। समझ गए? अब बताओ 23 ग्राम में 1 मोल होता है, आ गए। अब इसके एटम बना लो बोला। एक एटम में एक मोल में कितने एटम होते हैं? सर एक मोल में तो एवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने एटम आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23 नहीं, 23। समझ गए? अरे भाई 23 ग्राम सोडियम दे रखा, पहले मोल बना लो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 23/23 कितना आ गया? 1 मोल। अब मोल के एटम बना लो, एक मोल में कितने एटम होते हैं? एक मोल में तो इतने एटम होते, आ गया। तो अब डायरेक्ट रिलेशन सोचने की कोशिश करो। क्या 23 ग्राम बोल रहा है कि मैं भी 1 मोल के इक्वल, 1 मोल के इक्वल, और इतने एटम बोल रहे हैं हम भी 1 मोल के इक्वल, तो बोलो 23 ग्राम इतने एटम डायरेक्ट निकाल सकते हो? 23 ग्राम इतने, बिना मोल पे जाए, जैसे 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 मैं लिख दूं कि 46 ग्राम सोडियम में बताओ कितने एटम होंगे। एक तो तुम ऐसे करोगे, 46 ग्राम के पहले तो मोल बनाओगे, 46 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 23, तो मोल तो आ गए सर 2। फिर इसके आप बनाओगे मोलिक्यूल, तो कैसे निकालोगे मोल के मोलिक्यूल? कैसे, एटम कैसे निकालोगे? मोल की जगह मोल पुट कर दिया 2 इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं आपको निकालना है। एन एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बताइए कितने एटम आए बेटा? 2 गुणा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आया नहीं आया? तो इसके आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो बोलो कि स्टेप बढ़ गया, पहले मोल पे आए फिर मोल से यहां गए। डायरेक्ट नहीं आ सकते, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होता है, 46 ग्राम सोडियम में 2 मोल होते हैं। जब 1 मोल में इतने मोलिक्यूल है, एटम है, तो 2 मोल में तो उसके डबल हो जाएंगे। कि क्या हो जाएंगे? डबल। तो सीधा डबल कर दो, सीधा क्या कर दो? डबल। समझ गए? तो जब भी आपको मोल से इधर आना है तो आप डिवाइड करोगे, मोल से इधर आना तो डिवाइड करोगे, उल्टा मोल पे आना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। समझ गए? समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए। ठीक है, मोल से आपको ये बनाने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे आपको मोल बनाने तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मोल निकालोगे ना, जब जब मोल आपको वजन दे रखा है, मोल निकालने तो मोलर मास से डिवाइड 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 करना पड़ेगा। आपको एटम दे रखे हैं, मोल निकालने तो डिवाइड करना पड़ेगा।
मोल दे रखा है, एटम निकालने तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो मोल दे रखा है, एटम निकालने तो इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां भी ऐसे ही है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मोल को, तब गिवन मास पे आओगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, छोटा सा क्वेश्चन रे पूछ लेते हैं। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम है, बताइए कितना वजन होगा, कितना मास होगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करिए, कॉमन अड्डे पे जाकर करना है तो कॉमन अड्डे पे जाकर करिए, लेकिन करिए बच्चे, करिए भाई करिए। चलिए ट्राई टू सोल्व, कोशिश करिए भाई सोल्व करने की, हरी अप, कोशिश करें कोशिश करें, वेरी गुड। चलिए सर हम तो कॉमन अड्डे से जाएंगे, पहले तो एटम में निकालेंगे हम मोल, एटम से आएंगे मोल पे। बताओ एटम से जब जब मोल पे आना तो डिवाइड करना, तो 3.011 को 10 की पावर 23 को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 0.5 मोल आ गया। आ गए कॉमन अड्डे पे सर, आ गए बिल्कुल, मोल पे आ गए ना कॉमन अड्डे पे। फिर वजन बताना है, मोल से वजन पे जाना है, मोल से वजन पे जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर से इधर आओगे डिवाइड, इधर से इधर आओगे डिवाइड, इधर से उधर जाओगे मल्टीप्लाई, इधर से उधर जाओगे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। मास निकाला, मास मोलर मास से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो बताइए 0.5 और 23 की मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा भाई, 12 12 24 11.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहां पुट कर दो ना, मोल आ गए 0.5, मोल आ गए 0.5, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास सोडियम का होता है 23, तो बताइए कितनी वैल्यू आ गई, 23 इंटू 0.5, कितनी आ गई 23 इंटू 0.5। क्लियर है। चलिए अब जो दो न्यूमेरिकल मैंने मुटाए थे उन पे दोबारा से आते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं भाई। देखो इतने एटम्स दे रखे नाइट्रोजन के, आपको मास निकालना है, तो एटम से मास पे आना है, तो पहले मोल पे आओगे, पहले मोल पे, और मोल से मास पे आओगे, तो इधर साइड में आना, मोल निकालने तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो पहले निकालो मोल्स, कैसे, गिवन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से 23 कैंसल, ये कट गया, तो 1/2, कितने मोल आ गए, 0.5 मोल आ गए मोल पे। मोल से मास पे जाना, बोले इधर से इधर जाओगे तो डिवाइड, सॉरी हाँ डिवाइड, इधर से इधर जाओगे तो मल्टीप्लाई, तो मोल से मास निकालना आपको, मास, तो बताओ मोल गिवन मास निकाला ना, गिवन मास, तो मोल की और मोलर मास की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मोल कितने, 0.5, मोलर मास, नाइट्रोजन एटम दे रखा बेटा, एक एटम का नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो आ जाएगा भाई यहां पर 7 ग्राम आंसर, कितना आंसर आ जाएगा, 7 ग्राम। कर लेंगे सोल्व, अच्छी बात है। चलो नीचे आते हैं, इतने आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं नाइट्रोजन के, उनका मास निकालना है, क्या निकालना है, मास। तो पहले मॉलिक्यूल पे से मोल पे आओगे, तो कैसे आओगे भाई, मोल कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, यहां से यहां आओगे तो डिवाइड करोगे, Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 मोल आ गया बेटा, 1 मोल। अब 1 मोल से मास पे जाओगे, तो मोल की जगह मोल पुट कर दो, तो देखो मोल की जगह आ गया 1 मोल, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास N2 दे रखा है, N नहीं दे रखा, N2 दे रखा है, तो 14, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 14 ग्राम, कितना आ जाएगी, 14 ग्राम। आई होप अब आपको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है तो भाई कमेंट में जाएं और लिखें कि क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चलिए भाई ये 2 प्रॉब्लम और सोल्व कर लेते हैं। क्या है, 46 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे, 46 ग्राम मास दे रखा है, एटम पे जाना, पहले मोल पे जाएंगे। अब कुछ बंदे यदि दिमाग लगा सकते तो भी निकालो, लगाओ। 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होते थे, एवोगैड्रो नंबर 46 तो उसका डबल है, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अच्छी बात है। चलिए फिर भी पहले कॉमन अड्डे पे चलते हैं, मोल्स पे, मोल्स, गिवन मास डिवाइड बाय सोडियम का मोलर मास 23, तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गए मोल पे, मोल पे आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब मोल से एटम पे आना है, एक मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो एटम निकालने हैं आपको, तो मोल्स की और एवोगैड्रो नंबर की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अरे नहीं आ रहा ना समझ में, मोल की जगह मोल पुट कर दो, तो मोल आ गए 2, देखो 2, गिवन नंबर ऑफ एटम आपको निकालने हैं, एवोगैड्रो नंबर बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कर लेंगे सोल्व, कर लेंगे सर, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर 8 ग्राम O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स, तो 8 डिवाइड बाय मोलर मास, O2 दे रखा, O2 तो 16 16
32, तो कितना आ गए 8 1/4 मोल आ गए मोल। तो मोल से अब कितने क्या निकालें मोलिक्यूल्स, तो मोल की जगह मोल की वैल्यू पुट कर दो भाई, मोल की जगह कितना आ गया 1/4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो निकालने हैं। एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो बताइए कितने मोलिक्यूल आ जाएंगे हमारे पास, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप मोल को भी क्या कर लेंगे टैकल कर लेंगे। तो यहां पर हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। मोल के बारे में भाई कंप्लीट डिटेल जानने के लिए मैंने लिंक दे दिया था आई बटन पे, पहले वहां पर जाएं और डिटेल में और भी देखें, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं, अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स हमने करवा रखे हैं। तो ये हमारा पास केमिस्ट्री का सिलेबस आज कंप्लीट होता है। हमने चारों चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो डाल दी है। जो बच्चे नए हैं आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, जटैन क्लासेस पे 9th क्लास की कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स मतलब कंप्लीट हो चुका है। चारों के चारों चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो हमने डाल रखी है। आपको यदि थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको लेक्चर कैसा लगा इसके लिए भी आप कमेंट करें और बताएं कि सर हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है भाई। सभी को दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, सभी के साथ वीडियोज को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोज से बेनिफिट ले सकें। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे। केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन जटैन क्लासेस। थैंक यू।